मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि चित्तौड़ का गौरवमयी इतिहास भारत के घर घर तक संपूर्ण तथ्यों के साथ पहुंचे, तो कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा अपने मित्रों, परिचितों और परिवार के सदस्यों को इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि 24 फरवरी 1568 को चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार करने के बाद अकबर ने दुर्ग में कत्लेआम के आदेश दिए। अबुल फजल लिखता है कि अकबर के आदेश से 30,000 लोग मार दिए गए तथा इतने ही बंदी बना लिए गए। कहा नहीं जा सकता कि चित्तौड़ दुर्ग में काम आए 8,000 चित्तौड़ी सैनिकों की संख्या तथा जौहर में प्राण देने वाली स्त्रियों एवं बच्चों की संख्या इन 30,000 में सम्मिलित है अथवा उनसे अलग है। कई लोग शंका करते हैं कि एक दुर्ग में आखिर इतने लोग कैसे आ सकते हैं। उनकी जानकारी के लिए बताना उपयुक्त होगा कि चित्तौड़ का दुर्ग लगभग 8 किलोमीटर लंबे और 2 किलोमीटर चौड़े पहाड़ पर बना हुआ है। इस दुर्ग का क्षेत्रफल लगभग 280 हेक्टेयर है। यह भारत का विशालतम दुर्ग है तथा इस दुर्ग में आज भी एक नगर बसा हुआ है। अकबर से हुई लड़ाई के समय दुर्ग में लगभग 8,000 सैनिक तैनात थे। उनके परिवारों के सदस्यों की संख्या अलग थी। अबुल फजल ने लिखा है कि जब दुर्ग का पतन होने लगा था, तब आसपास के क्षेत्रों से रहने वाले 40,000 किसान भी दुर्ग की रक्षा करने के लिए आ गए थे। अकबर ने दुर्ग में इन्हीं में से 30,000 मनुष्यों का कत्ल करवाया था, क्योंकि दुर्ग में रहने वाले सैनिकों एवं उनके परिवारों के सदस्यों में से अधिकांश लोग या तो साका के अंतर्गत अपने प्राण दे चुके थे या दुर्ग छोड़कर जा चुके थे। चित्तौड़ के इस दुर्ग में एक भूला बिसरा पन्ना उन लोगों का भी है जो दुर्ग पर विदेशियों का अधिकार होते देखकर वहां से अपने परिवारों को साथ लेकर निकल गए थे। दुर्ग छोड़ते समय उन्होंने प्रण लिया था कि वे तब तक धरती पर अपना घर नहीं बनाएंगे जब तक चित्तौड़ स्वतंत्र नहीं हो जाएगा। चित्तौड़ तो जहांगीर के शासनकाल में पुनः स्वतंत्र होकर महाराणा के पास आ गया था, किंतु इन लोगों की गाड़ियां कभी चित्तौड़ दुर्ग में नहीं लौटीं। 550 साल बीत जाने पर भी उनके वंशज बैलगाड़ियों में बैठे हुए आज भी पूरे देश में घूम रहे हैं। युद्ध कर्म छूट जाने पर इन लोगों ने लोहार का काम पकड़ लिया और वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमने लगे। समय बीतने के साथ वे गाड़ियां लोहार कहलाने लगे, किंतु वे आज भी स्वयं को राजपूत मानते हैं तथा उनके गोत्र भी राजपूतों वाले गोत्र ही हैं। आज भी राजस्थान की गाड़ियां लोहार एक ऐसी अनोखी घुमक्कड़ जाति है जो कभी भी अपना घर नहीं बनाती, एक स्थान पर टिक कर नहीं रहती। बैलगाड़ी ही इनका चलता फिरता घर है। इनका जीवन इसी बैलगाड़ी में पूरा होता है। जन्म, विवाह और मृत्यु सभी कुछ बैलगाड़ी में होते हैं। गाड़ियां लोहारों में मान्यता है कि जब वे युद्ध के बाद अपने घरों को लौट रहे थे, तब मार्ग में इन्हें एक रथ पर बैठे हुए भगवान मिले। भगवान के रथ की धुरी टूट गई थी। इन लोगों ने भगवान के रथ की धुरी जोड़ दी। तब भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हें लोहे के काम में पराजित नहीं होना पड़ेगा। तभी से गाड़ियां लोहार पीढ़ी दर पीढ़ी यही कार्य करते आ रहे हैं। ये लोग लोहे को पीटकर आजीविका चलाते हैं। पुरुष आग से गर्म लोहे को निकालकर ऐरन पर रखते हैं और स्त्रियां भारी हथौड़े से चोट करती हैं। ये लोग लोहे के तरह तरह के सामान और औजार बनाते हैं, जिनमें चिमटा, हंसिया, खुरपी, कुल्हाड़ी, करछली आदि होते हैं। इन लोगों की गाड़ियां बहुत कलात्मक ढंग से बनी होती हैं। गाड़ी के विविध हिस्सों में पीतल के गोल कलात्मक पतरे कील से जुड़े रहते हैं। इनकी गाड़ियों के पहिए भी भव्य और भारी होते हैं, जो किसी ऐतिहासिक रथ के पहिए की तरह दिखते हैं।
इनकी गाड़ी का रंग गहरा काला होता है ताकि इनकी सुंदर बहू बेटियों को किसी की बुरी नजर नहीं लगे। गाड़िया लोहार पुरुष धोती व बंडी पहनते हैं। महिलाएं कलात्मक पहनावा पहनती हैं। गले में चांदी का कड़ा, कलाइयों में कोहनियों तक कांच, लाख, सीप और तांबे की चूड़ियां, नाक में लंबी नथ, पांव में चांदी के भारी कड़े, कानों में पीतल या सीप की बालियां पहनती हैं। सिर पर 8-10 तरह की चोटियां गूंथती हैं, जिनमें कौड़ियों की माला जैसी गुंथाई भी होती है। महिलाएं अपने पैरों की लंबाई से आधा फुट छोटा छींटदार लहंगा पहनती हैं। कमर में कांचली पहनती हैं तथा अपने शरीर पर गोदने गुदवाती हैं, जिसे गाड़िया लोहारों का पहचान चिन्ह भी माना जाता है। ये लोग कई प्रतिज्ञाओं का पालन करते हैं। सिर पर टोपी नहीं पहनते, पलंग पर शयन नहीं करते, घर नहीं बनाते, दिया नहीं जलाते, कुएं से पानी नहीं भरते, बड़ी नली का हुक्का काम में नहीं लेते, कमर में काले रंग के अतिरिक्त अन्य किसी रंग का नाड़ा नहीं बांधते, अन्य जातियों की स्त्रियों से विवाह नहीं करते, स्वजन की मृत्यु पर विलाप नहीं करते, एक से अधिक कंघा नहीं रखते, कंघा टूटने पर उसे जमीन में गाड़ते हैं, नया कंघा कुलदेवी की तस्वीर के समक्ष रखकर पवित्र करते हैं। ये लोग माचिस से कभी आग नहीं जलाते, बल्कि इनकी अंगीठी में सुलगते कोयले के कुछ टुकड़े हमेशा पड़े रहते हैं। इनमें मान्यता है कि नई आग जलाने से पुरखों की आत्माएं कष्ट पाती हैं और वे लोगों को तंग करती हैं। ये लोग प्राय कुत्ते पालते हैं जो इनकी गाड़ियों के नीचे चलते रहते हैं। गाड़िया लोहारों में विवाह होने पर नवदंपत्ति अपने जीवन की पहली रात गाड़ी में ही गुजारते हैं तथा प्रण लेते हैं कि वे अपनी भावी संतान को चलती बैलगाड़ी में ही जन्म देंगे ताकि उसमें भी घुमक्कड़ संस्कार समा सकें। इन लोगों में विवाह के तरीके अनोखे होते हैं। दुल्हन पाने के लिए 1 किलो से लेकर 10 किलो तक चांदी दुल्हन के पिता को भेंट करनी होती है। इनके विवाह में मयूर पंख का बड़ा महत्व है। अग्नि के चारों ओर फेरे लेने के उपरांत दुल्हन अपने पति को एक मोर पंख भेंट करती है। इतिहास का यह भूला बिसरा पन्ना आज भी आपको सड़कों पर चलता फिरता दिखाई दे जाएगा। अबुल फजल लिखता है कि जब चित्तौड़ का घेरा शुरू हुआ था तो अकबर ने संकल्प लिया था कि चित्तौड़ दुर्ग को जीतने के बाद वह पैदल ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा करेगा। इसलिए 28 फरवरी 1568 को अकबर ने वापसी के नगाड़े बजवाए और तपते हुए मरुस्थल में जब बड़ी ही गर्म लू चल रही थी तो उसने पैदल यात्रा करनी शुरू कर दी। अबुल फजल ने चाटुकारिता की समस्त सीमाएं लांघकर फरवरी के महीने में चित्तौड़ और अजमेर के बीच में तपता हुआ मरुस्थल दिखाया है और वहां गर्म लूओं का बहना दिखाया है। न तो इस क्षेत्र में मरुस्थल है, न वह फरवरी के महीने में तपता है और न भारत के किसी भी भूभाग में फरवरी के महीने में लूएं चलती हैं। इस क्षेत्र में फरवरी का महीना आज भी काफी ठंडा होता है। आज से 500 साल पहले फरवरी का महीना और भी अधिक ठंडा रहा होगा। अबुल फजल लिखता है कि अपने वायदे के अनुसार पूरे रास्ते पैदल चलकर रमजान माह की 7वीं तारीख को अकबर अजमेर पहुंच गया। वहां वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया, खैरात बांटी, अच्छे और नेक काम किए तथा 10 दिन बाद सवार होकर राजधानी आगरा के लिए चल पड़ा। अगली कड़ी में देखिए, रणथंभौर दुर्ग पर चढ़ बैठा अकबर। इस चैनल पर प्रतिदिन दोपहर 1 बजे एक नया एपिसोड प्रसारित होता है, जिसकी सूचना आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके एवं बेल आइकन अर्थात नोटिफिकेशन ऑन करके पा सकते हैं। इस चैनल पर प्रसारित सामग्री के राइटअप पढ़ने के लिए आप भारत का इतिहास .com वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।